पब्लिक सेक्टर इन इंडिया MS03 यूनिट 6। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे PSUs थी उन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। PSUs बनाई गई थी सेकंड 5 ईयर प्लान से और इनका स्कोप कम किया गया था 1991 के अंदर। अब हम देखते हैं कि PSUs की ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप क्या थे। PSU बनाया गया था ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया जो है काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा था और हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा था। उसको रोकने के लिए हमें ज़रूरत थी इंडस्ट्रीज़ की। जो मेजर एक्सपेंडिचर हमारा था वो कैपिटल गुड्स में था, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में था जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। हम चाहते थे कि वैसी इंडस्ट्रीज हम इंडिया में लगा दें। हम स्टील तक इंपोर्ट कर रहे थे। और दूसरा रीज़न था PSU बनाने का कि हम नहीं चाहते थे कि इकोनॉमिक पावर्स जो हैं कुछ लोगों के हाथ में रहे। इंडिपेंडेंस के टाइम पर केवल 2-3 ही बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे जिनके पास सारी की सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी। अगर हम अलाउ करते हैं मार्केट को अपने हिसाब से ग्रो करने के लिए तो सारे के सारी इकोनॉमिक पावर्स जो है इन्हीं 3-4 लोगों के पास रह जाते। और फिर एक और पॉइंट था कि जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे क्योंकि बहुत रिस्क था। और अगर रिस्क वो लेते अपने पैसे पर तो वो ज़्यादा रिटर्न मांगते, यानी कि उसकी प्राइसिंग कॉस्टली करते। और हमारा टारगेट था कि हम जो इससे जो प्रोड्यूस निकले उसको हम बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। इसके डिस्ट्रीब्यूशन से हमें प्रॉफिट भी जनरेट होता जो कि हम वापस इन्वेस्टमेंट में लगा सकते थे और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर सकते थे। एक और जो हमारा टारगेट था वो था रीजनल डेवलपमेंट। हमारे इंडिया के अंदर कई ऐसे स्टेट्स थे जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए हम चाहते थे कि वहां पर इंडस्ट्रीज लगाई जाएं ताकि पूरा इंडिया जो है, ऐसा नहीं कि इंडिया का एक पोर्शन ही डेवलप हो और दूसरा पोर्शन डेवलप ना हो। और फिर इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर थे उस डिफेंस सेक्टर के अंदर भी हमें ज़रूरत थी इंडस्ट्रीज़ की, एम्यूनेशंस बनाने के लिए, गन्स बनाने के लिए। इसलिए भी हमने PSU बनाया। एक और कंसर्न जो था वो एम्प्लॉयमेंट था। इंडिया में बहुत पॉवर्टी थी, हमें वेजेस रिवाइज करनी थी लोगों की और लोगों को इंडस्ट्री की साइड खींचना भी था क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर सरप्लस लेबर था। तो एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी हमने PSU खोला। PSU जो है वो सोशलिस्ट पैटर्न पे खोला गया था। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का हमने संकल्प लिया था सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर। और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके डेवलपमेंट से छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को हमेशा फायदा मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगा लें तो बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाने से जो स्टील बनाते हैं उनको फायदा होगा, जो बिजली बनाते हैं उनको फायदा होगा, जो पेंट बनाते हैं, टायर बनाते हैं, वो सब उसके इनपुट के अंदर, एक कार के इनपुट में लगती हैं। इस वजह से वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी। एक और जो टारगेट था वो था कि हमारे इंडिया के अंदर स्किल्ड लेबर नहीं थी, स्किल्ड लेबर हमें क्रिएट करनी थी। हमें एक मैनेजरियल लेवल पर भी हमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए थे। वो ट्रेनिंग जो थी वो PSU ने दी। PSU से लोग निकल निकल के प्राइवेट सेक्टर्स में बाद में उन्होंने जॉब्स अप्लाई करी और जो उन्होंने गेन किया था, जो स्किल जो उन्होंने गेन करी थी, जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया था PSU में, वो बाहर काम आया। आप देखेंगे कि प्राइवेट कंपनीज के अंदर पहले के टाइम पर बहुत सारे लोग जो थे वो PSU से थे, हायर मैनेजमेंट के अंदर। हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी किया इसी के साथ। हम फॉरेन से टेक्नोलॉजी लेकर के आए, हमने डेवलप किया और इंडिया के अंदर उस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट वालों ने कॉपी किया। फिर जो एक और पर्पस था वो ये था कि सारी की सारी पावर्स, अगर हम लोग इकोनॉमिक पावर्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ देंगे तो वो हो सकता है इसका अब्यूज करें, अननेसेसरी प्राइसिंग करें और ज़रूरत पड़ने के टाइम पर हो सकता है वो सप्लाई से रोक दें अपने प्रॉफिट के लिए। क्योंकि इस तरह की जो कंपनीज थी, जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, वो इंडिया के अंदर 1 या 2 ही होने वाली थी क्योंकि इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए था और इनकी मोनोपोलिस्टिक पावर होती। अब हम दोबारा से आते हैं कि रीजनल ग्रोथ हमने कैसे करी। रीजनल ग्रोथ के अंदर हमने जो प्लांट्स जो हैं वो भिलाई में लगाए, दुर्गापुरम में लगाए, राहुल केला में लगाए। जब प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सड़क तक बनानी पड़ी, बिजली के लिए पावर प्लांट्स बनाने पड़े, टेलीकम्युनिकेशन की लाइंस बिछानी पड़ी। तो ये जितना भी सोशल ओवरहेड था ये खर्चा भी जो है वो PSU ने ही किया था। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को बोलते कि भाई तू जा करके भिलाई के अंदर प्लांट लगा, तो अपने हाथ खड़े कर देता, वो लगाने से मना कर देता, बोलता भाई वहां पे रोड नहीं है, वहां पे बिजली नहीं है, वहां पे टेलीफोन लाइंस नहीं है, मैं वहां पे बिजनेस कैसे करूंगा। लेकिन ये हिम्मत केवल PSU ने दिखाई। PSU ने जो पैसा वहां पे खर्च किया वो कोई सरकारी पैसा नहीं था, वो पैसा उसने
बैंक से लोन लेकर के, डेट लेकर के उठाया था और बाद में उसे चुकाया भी है। तो ये रिस्क जो लेने की जो कैपेसिटी थी वो केवल एक पीएसयू के पास थी, एक प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग के लिए भी हमने कुछ पीएसयूज खोले थे। ऐसे कौन कौन से पीएसयूज थे? तो ये कुछ ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स के पीएसयूज थे। जो इंडिया में दवाइयाँ आती थी वो सब इम्पोर्टेड दवाइयाँ आती थी, तो उसके लिए इन्होंने ये सब खोले थे। फिर ओएनजीसी खोला, आईओसीएल खोला, ऑयल रिफाइनरीज। पहले हम लोग रिफाइंड पेट्रोल एंड रिफाइंड डीजल ही इंपोर्ट किया करते थे, तो उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा लगती थी। तो वो फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए हमने जो है ओएनजीसी और आईओसीएल जैसी कंपनीज इंडिया में खोली। फिर हमने खोला भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये हमने इसलिए खोला ताकि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट थी वो इंपोर्ट हो रही थी, तो कुछ हम उसका इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर सकें। फिर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमने स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन खोला, जो एसटीसी और एमएमटीसी के नाम से हैं। हमारे जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स और भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने कई ऐसी चीजें भी बनाई जो कि बाद में बाहर एक्सपोर्ट भी हुई हैं। ये सोशलिस्ट पैटर्न था। तो सोशलिस्ट पैटर्न कैसे था? ये जो पीएसयूज थी ये इंटरमीडिएट गुड्स बनाती थी अधिकतर, जैसे कि स्टील प्लांट स्टील बनाता था, सीमेंट बनाते थे, तो ये इंटरमीडिएटरी गुड्स बनाते थे कई सारे। तो ये इंटरमीडिएटरी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन से हम बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को भी कंट्रोल कर रहे थे। और बात आती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे कि हायर मैनेजमेंट की सैलरी बहुत 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 ज़्यादा होती है। पीएसयू बना करके हमने टॉप एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी को कंट्रोल किया, हमने वेज रिविजन्स करें, और जो पुअर क्लास थी और लो पेड क्लासेस की जो लेबर्स थे उनकी सैलरीज को हमने इंक्रीज किया। एक एग्जाम्पल सेट किया जो कि प्राइवेट वालों ने बाद में फॉलो किया। पीएसयूज ने प्राइवेट कंपनीज को भी लिया, प्राइवेट सिक कंपनीज को भी अपने अंडर में लिया। क्यों लिया? पर्पस क्या था? पर्पस था उनका एम्प्लॉयमेंट बचाना। जो सिक यूनिट्स थी प्राइवेट की जो बंद होने जा रही थी, उनके एम्प्लॉयज का क्या होता, इसलिए ऐसा बहुत अच्छी तरीके से किया नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ने, जिसने लाखों की तादाद में जो लेबर्स बेरोजगार हो रहे थे उनको रोजगार दिया। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 1991 के अंदर 7% पीएसयूज जो हैं वो 1/4 ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे फैक्ट्री सेक्टर के अंदर, और एज ऑफ 2010 1/4 ऑफ जीडीपी जो इंडिया की थी वो पीएसयू से आ रही थी। अगर हम एसेंशियल कमोडिटीज की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, गैस की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो इनके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट था वो 90% जो था वो पीएसयूज के अंदर एम्प्लॉयमेंट था। लेकिन बार बार बात ये आती है कि पीएसयूज जो हैं वो पुअर परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, पुअर परफॉर्म कर रहे थे। पुअर परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि उनका जो रिटर्न था ऑन कैपिटल वो ओवर द टाइम डिक्रीज हो गया। शुरू शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन 91 के बाद वो डिक्रीज हुआ है। वो क्यों डिक्रीज हुआ है? क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज थी पीएसयू सारी की सारी कैपिटल इंटेंसिव थी। इनको चलाने के लिए बहुत कैपिटल चाहिए था। इसकी फाइनेंसिंग जो है वो डेट फाइनेंसिंग करी थी। आपके टैक्स से एक पैसा नहीं गया। आप इस बात की जो अगर कई लोगों के दिमाग में अगर ऐसा है कि पीएसयू हमारे टैक्स के पैसे से चलती है, तो टैक्स के पैसे से पीएसयू नहीं चलती। पीएसयू हमेशा बैंक से डेट लेकर के चलती है या इक्विटी उठा करके चलती है। तो ये जो डेट लिया था बैंक से उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी किया है पीएसयूज ने। और एक और अच्छी बात है जो कि मैंने पहले भिलाई वाले एग्जाम्पल में दी थी कि इन्होंने इकोनॉमिक ओवरहेड्स को भी एक्सेप्ट किया, जो कि एक प्राइवेट वाला नहीं करता। उन्होंने अगर इंटीरियर किसी जगह के अंदर अपना फैक्ट्री खोली तो उन्होंने रोड्स बनाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया। लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड थे इनके प्रोजेक्ट्स के। डैम बनाना या पावर प्लांट बनाना, इनको बनाने में बहुत टाइम लगता। उनके रिजल्ट्स जो आते हैं वो आते आते भी बहुत टाइम लगता। अब 1991 के अंदर जो है पीएसयूज में रिफॉर्म हुआ। पीएसयूज का जो स्कोप था वो रिड्यूस कर दिया गया और एमओयू इंप्लीमेंट किया। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट के और पीएसयू के बीच में साइन हुई ताकि जो पीएसयूज हैं उनको थोड़ी फ्रीडम मिल सके, वो अपनी मर्जी से कुछ काम कर सके। पहले सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रहा था। अब एमओयू साइन होने के बाद गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो इन पीएसयू से रिड्यूस हो गया। जब हम बात करते हैं रिड्यूस स्कोप ऑफ पीएसयू, तो उससे मेरा मतलब ये है कि कई जगहों से पीएसयूज को हटा दिया गया, कई सेक्टर्स में प्राइवेट्स को अलाउ कर दिया गया, और जो अननेसेसरी के पीएसयूज थे जिनकी इतनी जरूरत नहीं थी सरकार को या अब देश को, उनको डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई।
2005 में नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया। इस फंड का पर्पस था कि डिसइन्वेस्ट करके जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट से हम सोशल वेलफेयर करेंगे। सोशल वेलफेयर के अंदर जो वॉलंटियर रिटायरमेंट वगैरह देंगे सिक यूनिट्स को, वो भी पैसा यहीं से आने वाला था। और इसके अलावा हम इस पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी बढ़िया पीएसयू को बनाने में या किसी बढ़िया पीएसयू के एक्सपेंशन के अंदर। लेकिन अब थोड़ा सा रुख बदल गया है 2020 के अंदर। 2020 में जब हम बात करते हैं तो हम स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ पीएसयू की बात करते हैं। अब हम पीएसयू को डिसइन्वेस्ट नहीं करने जा रहे हैं, हम उनको बेच रहे हैं। बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? हम मोनेटाइजेशन के लिए बेच रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ये मान रही है कि जो पर्पस था पीएसयू का वो उन्होंने फुलफिल कर लिया है। अब हमें जो है बिजनेस में अपना हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब वर्किंग ऑफ पीएसयू की बात करते हैं तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका जो मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। लेकिन पीएसयू का जो है मोटिव वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट तो होता ही होता है लेकिन साथ में सोशल बेनिफिट होता है। प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो अकाउंटेबल नहीं होती हैं इतनी ज़्यादा, लेकिन जो पीएसयूज होती हैं वो अकाउंटेबल होती हैं, अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट होती हैं। पार्लियामेंट के क्वेश्चंस होते हैं, कमिटीज बैठती हैं, वो पार्लियामेंट की प्रोग्रेस रिव्यू करती हैं, और इन्वेस्टमेंट अगर कुछ पीएसयू करना चाहती है तो उसकी अप्रूवल भी जो है वो पार्लियामेंट ही देती है। पीएसयूज के रेगुलर ऑडिट होते हैं, और एक ऑडिट नहीं होता है जिसे फाइनेंशियल ऑडिट प्राइवेट में कहते हैं। केवल फाइनेंशियल ऑडिट नहीं होता है, सोशल ऑडिट भी होता है, और भी कई तरह के ऑडिट होते हैं। तो एक ऑडिट भी होता है, और एक एनुअल रिपोर्ट जो होती है पीएसयू को हमेशा देनी होती है, और उस एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होगा और क्या क्या शामिल नहीं होगा उसकी रूपरेखा पहले से ही तैयार होती है। इट मस्ट ऑलवेज कवर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जैसे प्राइवेट वाले कवर करते हैं, लेकिन इसके अंदर वेलफेयर और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो पहले से ही बता रखे हैं पीएसयूज को, उन्हें डालना जरूरी होता है। अब ये लास्ट स्लाइड है, परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। तो कैसी परफॉर्मेंस रही? तो पहली चीज तो यह है कि इसका टारगेट जो था वो प्रॉफिट नहीं था, तो प्रॉफिट से आप इसका परफॉर्मेंस को केवल ना नापें। इसका टारगेट जो था वो सोशल भी था। इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, इंडिया को ग्रोथ के पाथ पे डाल करके, एक रैपिड ग्रोथ के पाथ पर पीएसयूज ने डाल दिया है। जो पावर जनरेशन है वो 1/3 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया ने पीएसयूज में किया, और जो इनका लोड यूटिलाइजेशन है वो 44% से या 45% से पकड़ लें आप, 45% से 75% हो गया है पिछले करीब 25 साल के अंदर। और ये 1/4 ऑफ जीडीपी जो है वो पीएसयू से आती है। और जो नेट प्रॉफिट जो जहां पर हम बोल रहे थे कि थोड़ा कम है, वो नेट प्रॉफिट जो है वो 2.2% ऑफ टोटल असेट है। थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी जो है वो अनइंटरप्टली इंक्रीज हुई है, और पीएसयूज ने जो है मिसिंग मार्केट प्रोवाइड किया। अब हम इसकी पुअर परफॉर्मेंस के कारण देखते हैं। पुअर परफॉर्मेंस का सबसे पहला कारण यह है कि हाई डेट टू इक्विटी रेशो है, और इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है इन पीएसयूज को, इसलिए इनका खर्चा बहुत ज्यादा है। इनको बाकी काफी सारे सिक यूनिट्स के एम्प्लॉयज को भी रिहेबिलेट किया है इन्होंने, और इनकी सोशल ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा है। सोशल ओवरहेड कॉस्ट से मतलब है रोड बनाना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना रिमोट एरिया के अंदर, बिल्डिंग्स बनाना, वो सब जो हैं वो ज्यादा है। इसलिए इनका बड़ी हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, इस वजह से इनका डेप्रिसिएशन भी बहुत लार्ज है। जो मैक्सिमम लॉस हुआ है पीएसयूज को वो इनएडिक्वेट प्राइसिंग से हुआ है। जो यूटिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं उनकी हमने, सरकार ने जो है वोट बैंक के चक्कर में इनएडिक्वेट प्राइसिंग करी है। जैसे कि हम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पकड़ लें तो बिजली के अभाव कई स्टेट्स में तो पिछले 10-10, 15-15 साल से नहीं बढ़े। उसी तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस को देख लें तो ये भी बहुत सस्ते में चल रही हैं। रेलवेज जो हैं उसके अंदर देखा जाए तो पैसेंजर वाली तो घाटे में ही चल रही है बल्कि। तो ये जो इनएडिक्वेट प्राइसिंग जो है ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन रहा है पीएसयूज के नॉन प्रॉफिटेबिलिटी का। इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू।